हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। मैं आपको हर एक दिन की तरह आज फिर से एक बेहतरीन लेक्चर प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीखेंगे। हर एक लेक्चर में हम लगातार सीखते रहते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि लेक्चर्स में कुछ न कुछ ऐसा यूनिक चीज़ें हमें मिले जो हमारे आने वाले भविष्य में जो भी एग्ज़ाम्स हो उसमें हमें काफ़ी मददगार साबित हो और एग्ज़ाम क्लियर करने में हमें उससे सहायता हो। इसके लिए आपको अपने तरफ से मुझे उम्मीद है कि आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे। बिना मेहनत के कोई भी जो टारगेट है वो अचीव नहीं किया जा सकता है। वी कैन गाइड यू, वी कैन प्रोवाइड यू द वे यू हैव टू स्टडी, वी कैन प्रोवाइड यू द बुक्स, बट अल्टीमेटली इट इज़ यू हु हैज़ टू वर्क हार्ड। सो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, सही मार्गदर्शन, सही मटेरियल ये हमारा कर्तव्य है और मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। मैं आपको सुनिश्चित भी करता हूँ कि जो भी बुक्स हैं या जो वीडियो कोर्सेज़ हैं वो सब क्वालिटी वीडियो कोर्सेज़ हैं, क्वालिटी बुक्स हैं, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। लेकिन बुक के साथ जो मेहनत है, जो बुक को बार बार रिवाइज़ करना है या उसके जो फैक्ट्स फिगर हैं उसको याद करने का जो दायित्व है वो आपके पास। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to memorize the facts which can be asked in your upcoming examinations. So in the same process, today also we are going to discuss a lecture that will consist of 25 questions. So 25 questions को डिस्कस करेंगे, थोड़े से डिटेल वे में चीज़ों को समझेंगे, कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ हम यहाँ समझ रहे हैं, जो भी MCQs यहाँ देख रहे हैं उसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लिया जाए सो दैट आगे चल के हमें बार बार मेहनत ना करना पड़े। ठीक है। आज का जो विषय है आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। कौन सी बुक का हम लोग वीडियो कोर्स कर रहे हैं। मोस्ट पिनाकल की कुछ बुक्स हैं जो मोस्ट फेवरेट बुक्स हैं, उसमें से आपके लिए एक बुक है 6500 प्लस TCS MCQ। ठीक है। और इसका जो 5th एडिशन है, इसका MCQs का जो वीडियो कोर्स है वो हम लोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा होगा। आपको इससे बहुत आपकी तैयारी में एक जो धार है वो आपको महसूस हो रहा होगा। लगातार बुक का अच्छे से अध्ययन करते रहिए, वीडियो कोर्स का सहायता लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको एक नए आयाम पे लेके जाइए। यही मेरी आपसे उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा बिल्कुल कर रहे होंगे। ओके। ये जो बुक है जिसके बारे में आपको बता रहा था, ये मोस्ट फेवरेट बुक है। मतलब आपके बच्चों द्वारा जो भी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और GS का अगर विकल्प कुछ ढूंढते हैं तो उनके लिए जो अल्टीमेट विकल्प है वो है पिनाकल के 6500 TCS MCQs। दिस इज़ द फैंटास्टिक बुक, मोस्ट लव्ड बुक्स अमंग द एस्पिरेंट्स ऑफ SSC, and this book contains the fantastic way of explanation. फैंटास्टिक वे ऑफ एक्सप्लेनेशन मतलब बहुत अच्छे से चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब आप समझ रहे हो कि सर एक्सप्लेनेशन कौन सी बात करते हैं, मैं कौन सी एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं आता हूँ। अभी थोड़ा सा बुक के बारे में बता दूँ। अगर आपको ये बुक पढ़ना है तो ये बुक चैप्टर वाइज है, बहुत सहूलियत, बहुत सरलता से इस बुक को आप कवर कर सकते हैं। इट इज़ अ चैप्टर वाइज बुक एंड दिस बुक इज़ इन इंग्लिश मीडियम और यही बुक जो है हिंदी माध्यम, दोनों माध्यम में बुक आती है और दोनों चैप्टर वाइज बुक है। ओके। ये बुक जो है इंग्लिश में जिसको पढ़ना है वो इंग्लिश में ले सकता है, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में ले सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था आपको कि इस बुक में क्या है, डिटेल जो सॉल्यूशंस है वो बहुत रेलेवेंट है, फैंटास्टिक है, ज़बरदस्त है और दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू ईज योर प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन को ज़रूर ये सहायक करेगा, आपको सहायता करेगा और काफ़ी सरल बना देगा। ओके। कौन सी डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कितने हैं, 6500 TCS के MCQs आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके। 6500 TCS के क्वेश्चन जो हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, यहाँ पे जो भी MCQ पढ़ेंगे उसके अंदर आपको एक डिस्कशन, एक डिटेल्ड डिस्कशन टाइप का शॉर्ट नोट्स मिलेगा। वो जो शॉर्ट नोट है वो काफ़ी रेलेवेंट शॉर्ट नोट्स है। मैं हमेशा बताता हूँ पिनाकल इसमें विश्वास करता है कि मोस्ट इफिशिएंट, आप जानते हैं डिस्पाइट बहुत जगह चीज़ें इश्यूज होती हैं लेकिन फिर भी वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ योर मटेरियल, वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द फ्यूचर ऑफ आवर स्टूडेंट्स। ओके। दैट्स वाई हमारी जो डिटेल सॉल्यूशंस आपको इस बुक में मिल रही है वो काफ़ी रेलेवेंट मिलती है। देखिए डिटेल सॉल्यूशंस के लिए कुछ भी 5 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया आपका, मान लेते हैं कि नेशनल इनकम पे कोई क्वेश्चन आया, राष्ट्रीय आय पे, या मान लेते हैं GDP पे कोई क्वेश्चन आया। ठीक है। वी कैन राइट एनीथिंग अबाउट GDP इन 5 लाइन्स। लेकिन वाई वी आर डिफरेंट, वाई आवर बुक्स आर डिफरेंट, बिकॉज हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि GDP से जो क्वेश्चन आए हैं या भविष्य में जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं उस लेवल के जो डिस्कशन को, वो जो फैक्ट्स फिगर्स हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ इंक्लूड करते हैं सो दैट आपको ये MCQs बेस्ड बुक तो है लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद
ये हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंटों को ऐसी फीलिंग आए जैसे कि उन्होंने कोई टेक्स्ट बुक का अध्ययन किया हो, एंड दैट्स वाई वी हैव ब्रॉट दिस डिटेल्ड सॉल्यूशन along with our book, and I hope this book will definitely help you in your examinations. So करना क्या है, मन से पढ़ाई करनी है, बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है, चीज़ों को याद करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, वीडियो लेक्चर्स को सप्लीमेंट करना है बुक के साथ, बुक को सप्लीमेंट करना है वीडियो लेक्चर्स के साथ, एंड अल्टीमेटली यू विल क्वालिफाई फॉर योर एग्जामिनेशंस. लेट्स बिगिन द लेक्चर. लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज के लेक्चर में कैसे प्रश्न हैं. लास्ट क्लास में आपको याद होगा वी हैव डिस्कस्ड हिस्ट्री. सो लास्ट क्लास हमने हिस्ट्री किया था. वी हैव ऑलरेडी कवर द स्टैटिक जीके. स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है. हम लोग इतिहास के प्रश्नों को डिस्कस करें. इतिहास को 3 भागों में अमूमन बांटा गया है. आप देखेंगे एंसेंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है. ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत. आधुनिक भारत जो है सबसे ऑब्वियस सी बात है, आप जानते होंगे आधुनिक भारत जो अंग्रेज का शासन था उस समय, जो आधुनिक भारत का समय जो था वो स्टार्ट हो गया, आधुनिक भारत हुआ. सो आधुनिक भारत को समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग पीछे की चीज़ों को समझें. मिडिवल टाइम में क्या हुआ, एंशिएंट टाइम में क्या हुआ. जब तक आप इवोल्यूशन नहीं समझेंगे किसी देश का कि किस तरह से इवॉल्व हुआ है, क्या इसका बैकग्राउंड रहा है, तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. दैट्स वाई इस बुक में बहुत डिटेल ढंग से एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों को बहुत अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस किया गया है. जहाँ से भी एसएससी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको और बेहतर ढंग से डिस्कस करने का प्रयास किया गया. तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आज क्लास में किस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे गए. ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. और आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे. ओके, सो हम लोग डिस्कस क्या करें, मैंने कहा आपको हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं. हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास जिसमें प्री हिस्टोरिक एंड इंडस वैली वी आर डिस्कसिंग. ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स was used for the Indian subcontinent by ancient travelers like Megasthenes, Fahen, Hunsang, Al-Biruni, Ibn Battuta, etc. for active contribution of Indian traders. क्या क्वेश्चन कर रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और जितना सिंपल क्वेश्चन है उतना ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से. बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है. प्लीज हैव कॉन्सेंट्रेशन ऑन द बोर्ड. कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग, अल-बिरूनी, इब्न बतूता आदि द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था. निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये. सो इब्न बतूता आदि द्वारा क्या किया गया था, भारतीय जो व्यापारी थे, जो इंडियन ट्रेडर्स थे, उनके लिए सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था. सुवर्ण भूमि, सुवर्ण जगत, सुवर्ण बेट या सुवर्ण देश. सो जो व्यापारी थे उनके कंट्रीब्यूशन को लेके ये शब्द यूज़ किया गया था. जो भी आप जानते हैं, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे इतिहास, जब हिस्ट्री को हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे देश के ऐसे ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आते थे एक्सप्लोर करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, किस ढंग से इंडिया का जो ट्रेड सिस्टम है, व्यापार सिस्टम है, व्यापार प्रणाली है वो काम करती है. उसके साथ साथ किस तरह यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासनिक तंत्र है वो कार्य करती है. हमारे यहाँ जो रिलीजन है, आप जानते हैं बुद्धिज्म जैसे रिलीजन जो यहाँ पे उत्पन्न हुआ, यहीं पे पैदा हुआ, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया में आए और उन्होंने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी जिसमें उन्होंने इन चीज़ों को डिस्कस किया, इन चीज़ों को बताया. उसी में से एक सवाल पूछा गया कि ये जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने भारतीय व्यापारियों के लिए सक्रिय योगदान, जो भारतीय व्यापारी थे इंडिया के, उनका सक्रिय जो योगदान था उसके लिए एक कौन सा शब्द है जो यूज़ किया था. तो उन्होंने कौन सा शब्द यूज़ किया था, उन्होंने यूज़ किया था सुवर्ण भूमि. ठीक है, सुवर्ण भूमि. क्लियर. ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे वो इस वर्ड्स को यूज़ करते थे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस फैक्ट. आपको ये भूलना नहीं चाहिए. क्या है, सुवर्ण भूमि. भारत ऐसे भी स्वर्ण भूमि है और इसी कारण इसको इस्तेमाल किया गया. और पहले से इतिहास में जब मुड़ के आप पीछे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत पहले से भारत जो है एक काफ़ी
इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा है, ट्रेडिंग के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में काफ़ी रिच रहा है, इसके जो कल्चर हेरिटेज हैं वो काफ़ी रिच हैं। सो इंडिया जो है एक प्योर पैकेज कंट्री था जिसके पास कोई चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों का दोहन हुआ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ यहाँ से ले गए और यहाँ के जो कामगार थे, जो व्यापार थे, उन सारे चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त यहाँ एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद चीज़ों में कमी आई। वी आर अगेन, जिसको जो ऊंचाई पे जिसको रहने की आदत है उसको गिरा नहीं सकते हो, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। जिसको ऊंचाई पे रहने की आदत होती है उसको आप गिरा नहीं सकते हैं। भारत हमेशा ऊंचाई पे रहा है, हमेशा ऊंचाई पे रहेगा। ठीक है, क्लियर आंसर, समझिए, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फैक्ट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो विच टू किंग्स फाउट द बैटल ऑफ हाइडास पीस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैटल ऑफ हाइडास पीस, इस बैटल में दो गुट कौन से थे? चंद्रगुप्त एंड धनानंद, अलेक्जेंडर एंड पोरस, अशोका एंड पद्मनाथ, और मिहुर कुल और यशोधर्मन। मिहुर कुल एंड यशोधर्मन, अशोक और महापद्मनाभ, अलेक्जेंडर और पोरस, चंद्रगुप्त और घनानंद। ठीक है, चार ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट बैटल है, आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, क्या आंसर हो जाएगा? सो ये लड़ाई बैटल हुआ कब था, ये भी अपने आप में एक सवाल है। 326 BC। ठीक है, अलेक्जेंडर को आप जानते हैं, अल्सो नोन एज सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर। तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। क्लियर? ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स? ओके, सो हर एक अलग अलग वंश के जो रूलर्स थे उन पे प्रश्न आता है। ठीक है, यहाँ पे मौर्यन रूलर्स के ऊपर प्रश्न आया है। विच अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड सेल्यूकस फाइट अगेंस्ट इन द सेल्यूकिड मौर्यन वॉर? सेल्यूकस ने सेल्यूकिड मौर्य युद्ध, सेल्यूकस ने सेल्यूकिड मौर्यन युद्ध निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के खिलाफ युद्ध लड़ा था? सेल्यूकस ने सेल्यूकिड मौर्य युद्ध निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के खिलाफ युद्ध लड़ा था? सेल्यूकस ने ये युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध था? युद्ध का नाम था सेल्यूसिड मौर्यन वॉर। सो मौर्यन रूलर कौन से थे आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, अशोका और दशरथ। काफ़ी आसान प्रश्न है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिए होंगे एसएससी के, जो 2-4 एग्ज़ाम दिए होंगे उनको काफ़ी अनुभव होगा, उनको जानकारी होगी कि इस तरह के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूकस फाउट दिस सेल्यूसिड मौर्यन वॉर एलोंग विथ चंद्रगुप्त मौर्य। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर, सिंपल आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं उससे प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं। कौटिल्य जैसे पर्सनालिटीज़ हैं उस पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर आपको ऐसे प्रश्न कहीं मिलते भी हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ना है, सो दैट आपकी एक अच्छी समझ उसी समय उस प्रश्न पे बन जाए। ठीक है, क्या आंसर है? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, सो अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट। ओके, अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट are found in different parts of India. Okay, which of the following is not a find spot of Ashokan minor rock edicts in Karnataka? अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों की खोज स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी, गविमठ, रूपनाथ और मस्की। क्वेश्चन समझ गया आपको? बेसिकली रॉक एडिक्ट्स बहुत सारे हैं अशोक के, उन्होंने पिलर्स बनवाए हैं, बहुत सारे बेसिकली मार्क्स बनवाए हैं जहाँ पे अशोका के साक्ष्य मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे माइनर रॉक एडिक्ट भी हैं अशोका के। ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट्स भी हैं।
यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि किस स्थान पे एक माइनर रॉक एडिक्ट नहीं है। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, नॉट फाइंड स्पॉट फॉर अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। क्या आंसर हो जाएगा? काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर है इसका रूपनाथ। ओके, सो रूपनाथ में नहीं है। यहाँ हमें क्या सीखने को मिला? यहाँ हमें सीखने को मिला कि जब माइनर रॉक एडिक्ट की बात होगी आगे एग्जाम में, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल जाएगा? माइनर रॉक एडिक्ट की बात होगी, भविष्य में इस तरह के प्रश्न आएंगे, तो एक चीज तो आपको क्लियर पता है, क्या? ब्रह्मगिरी, गवीमठ और मस्की, इन तीनों जगह तो माइनर रॉक एडिक्ट है। यही एक बेहतरीन स्टूडेंट की पहचान है कि हर एक प्रश्न से वो कुछ फैक्ट्स को याद करता है जो उसको आने वाले एग्जाम में दूसरे जो काउंटर पार्ट उसके फ्रेंड्स हैं, उसके जो कम्पिटिटर हैं, उससे उसको अलग बनाता है। तो हर एक जगह सीखने की एक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए आपके अंदर कि मैं सीखूंगा ही, कुछ भी हो जाए। ये अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो भी मैं बताता हूँ उसको फॉलो करना है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो दूसरे से आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर आप नॉर्मली मेहनत करोगे भाई, क्योंकि तैयारी करनी है इसलिए तैयारी कर रहा है, तो आपको तैयारी छोड़ देनी चाहिए। अगर तैयारी करनी है तो एक्जैक्ट तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं हो रहा है, खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिलेक्शन होने का कोई चांस नहीं है। सारी चीज़ों से अपने आप को समेट के, अपना जो भटकाव है, अपना जो डिविएशन है, उन सबों से अपने आप को समेट के पढ़ाई पे 6 महीना ध्यान लगाना है। डेफिनेटली आपका जॉब हो जाएगा। कितना भी कठिन हो जाए सरकारी जॉब पाना, उतना कठिन नहीं हो सकता है कि एक अच्छा स्टूडेंट जो एवरेज हो, वो अगर मेहनत करने को तैयार हो तो 6 महीने में उसकी जॉब ना निकले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ना कभी हुआ है, ना कभी भविष्य में ये होगा। इसलिए मेहनत करेंगे, उसका कोई विकल्प नहीं, हमेशा इसके लिए तैयार रहिएगा कि निश्चित जॉब होगी। ठीक है, ओके। सो हु वाज द लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? सो मौर्यन डायनेस्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा और कई दफ़ा तो आप लोगों ने इस पे क्वेश्चन जो है सॉल्व भी किए होंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज मौर्यन डायनेस्टी, मैंने कहा है कि मौर्यन डायनेस्टी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डायनेस्टी जिससे क्वेश्चंस बार बार आते हैं। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी हो गया, चोलाज हो गया, चीर्स हो गया, राष्ट्रकूटाज हो गया, इन सारे डायनेस्टियों से प्रश्न जो है आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुल 5-6 डायनेस्टीज़ हैं जिससे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे रिपीट भी कर रहा हूँ, मैं आपको बताता भी रहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, उसका भी ध्यान रखना है। और वो 5-6 डायनेस्टीज़ के जो पहले राजा थे, जो लास्ट राजा थे, और उसके काल में क्या डेवलपमेंट हुए, बहुत जो लार्ज लेवल का कोई डेवलपमेंट हुआ, तो वो सारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसको आपको याद रखना है। ओके, सो हु वाज द लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? मौर्यन वंश का अंतिम राजा कौन था? देववर्मन, सत, धनवन, बृहदर्थ और संप्रति। काफी आसान प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या आंसर हो जाएगा? वेरी इजी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। देववर्मन, सत, धनवन, बृहदर्थ, संप्रति, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका बृहदर्थ। ठीक है, हमने कई दफ़ा पढ़ा होगा बृहदत्त के बारे में। ठीक है, सो लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। ओके, सो मौर्यन डायनेस्टी का क्या है? ये है लास्ट किंग। ठीक है, लास्ट। क्लियर है, समझ में आ रही है? ओके। A type of court called Kanta Kasodhana was prevalent in empire. A type of court called, इस नाम को कंटक शोधना was prevalent in the empire. साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रसिद्ध प्रकार का प्रचलित न्यायालय था। किस काल में? ठीक है, सो मिडिवल टाइम में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होता था या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशंस होता था, उसके नाम जो हैं थोड़े से उर्दू या फ़ारसी में आपको मिलेंगे, और वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है एक फैक्टर मिल जाता है एग्जामिनर के पास आपको वैसे क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि आपको कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चांसेस ऐसे होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ उससे कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसलिए ऐसे सेक्शन से आपको क्वेश्चन बार बार आएंगे। आपको क्या करना है, जब भी मिडिवल टाइम का कोई टर्म मिले, आपको कोई इंस्टीट्यूशन से मिले, जुडिशरी हो गया, कोई मिनिस्टर से कोई टर्म मिले, ठीक है, तो वो सारे आपको बहुत ध्यान से याद करने। ओके, क्या हो जाएगा? ये कंटक शोधन नामक जो प्रचलित न्यायालय था, किस काल में था? ये था आपका
मौर्यन काल में। ठीक है, मैंने कहा था ना कि मौर्यन काल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एम्पायर। ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट एम्पायर फॉर वन डे एग्जाम। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम वन डे एग्जाम। तो इसको बहुत ध्यान से करना है, एक भी क्वेश्चन मौर्यन का नहीं छूटना चाहिए। और जब भी आपको एग्जाम देंगे तो एक नए क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपका मौर्य समाज से पूछा ही गया है। ठीक है, कुछ ना कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको इससे पूछ के लिया जाएगा। ओके, So, who among the following published a set of Ashokan inscriptions in 1877? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक संग्रह प्रकाशित किया था? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक संग्रह प्रकाशित किया था? डीसी सरकार, एमएस वत्स, अलेक्जेंडर कनिंघम या कॉलिन मैकेंजी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, डीसी सरकार, एमएस वत्स, अलेक्जेंडर कनिंघम और कॉलिन मैकेंजी। कुछ लोगों से आप काफ़ी अवगत होंगे, फ्रेंडली होंगे कुछ नाम से। क्या हो जाएगा आंसर? कुछ नेम से आप काफ़ी फ्रेंडली होंगे, मुझे उम्मीद है। सो इसका जो आंसर है क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, सो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1870 में अशोकन इंस्क्रिप्शन का जो है एक संग्रह प्रकाशित किया था और इन्होंने अशोका के कई शिलालेखों का उद्भेदन भी किया था। ठीक है, ढूंढा था उसको। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, काफ़ी क्वेश्चन आता है, कई बार आपने देखा होगा कि इस पे जो क्वेश्चन है आपको अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम से आया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है नाम, साथ साथ जो नाम अशोक है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अशोक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। खास करके आप देखेंगे कलिंग वार वाला जो क्वेश्चन होता है वो तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, इनका संबंध कलिंग वार से कितना पूछा जाएगा? बुद्धिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन इन पे बनते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए क्या क्या किया इन्होंने, अपने बेटे बेटियों को कहाँ भेजा था, इस तरह के तमाम प्रश्न जो है आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके, सो हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू डिसाइफर द अशोकन एडिक्ट्स? क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए किस पे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किस पे है? ये क्वेश्चन है अशोका पे। ठीक है, मैंने कहा कि अशोका से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एम्पायर हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स हैं, उसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि प्रश्न जो है उसे पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। अच्छे से कवर करेंगे, डेफिनेटली आपको एग्जाम में इसका फ़ायदा मिलेगा। अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स टेलर और वी गॉर्डन चाइल्ड। वी गॉर्डन चाइल्ड। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स टेलर, वी गॉर्डन चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन अशोकन के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। ओके, so which was the first empire in ancient India to use elephant in its war on a large scale? Okay, so there might be some empire who had used elephants on a small scale, like 2-3 elephants, but the question is all about the empire which had used the elephants on the large scale, बड़े पैमाने पे, बहुत ज़्यादा तादाद में जो हाथी हैं उनका इस्तेमाल जंग के लिए किस अंपायर ने किया था, किस साम्राज्य ने किया था? यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है? प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसने युद्ध के लिए बड़े पैमाने पे हाथियों का उपयोग किया था। ठीक है, बड़े पैमाने पे ध्यान देना है, बड़े पैमाने पे हाथियों का उपयोग किया था, मतलब लार्ज स्केल में, लार्ज नंबर में जो हाथियों का है उसका इस्तेमाल किया था। सुंग, चोल, कुषाण, मगध। सुंग, चोल, कुषाण और मगध। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर गेस कीजिए, क्या आंसर होना चाहिए?
सो बहुत सारे एम्पायर ने पहले भी किए थे, जैसे कि बैटल ऑफ हाइडस पास हमने डिस्कस किया था। वहाँ पे पोरस ने अलेक्जेंडर के खिलाफ हाथी का इस्तेमाल किया था। ठीक है, पोरस ने अलेक्जेंडर के खिलाफ हाथी का इस्तेमाल किया था। ठीक है, और यहाँ पे बड़े पैमाने पे अगर करने वाला कौन है तो वो कौन सा है, मगध। आप सभी लोग जानते ही होंगे मगध के बारे में। सो मगध जो है लार्ज स्केल पे हाथियों का इस्तेमाल जंग में करने वाला पहला साम्राज्य था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मगध। ठीक है, पोरस ने भी यूज किया था अलेक्जेंडर के खिलाफ, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। इन इंडियन हिस्ट्री हु वे रेफर टू एज द अत्विका राज्य, भारतीय इतिहास में अत्विका राज्य के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? साउथ इंडियन किंगडम, रिपब्लिकन स्टेट, फॉरेस्ट किंगडम और मुगल एम्पायर। काफी खूबसूरत प्रश्न है। भारतीय इतिहास में अत्विका राज्य किसे संदर्भित किया गया था? अत्विका राज के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? काफ़ी अच्छा सरल बढ़िया क्वेश्चन है। साउथ इंडियन किंगडम, रिपब्लिकन स्टेट, फॉरेस्ट किंगडम, वन साम्राज्य, मुगल एम्पायर। चौथा ऑप्शन क्या होगा? अत्विका राज वर्ड जो है इस पे आपको ध्यान देना है कि अत्विका राज के नाम से कौन सा जो किंगडम था वो मशहूर था, या स्टेट मशहूर था, एम्पायर मशहूर था, क्या कहते थे? सो अगर इतिहास की बात करेंगे तो जो वन साम्राज्य था, जो फॉरेस्ट किंगडम था, उसको बेसिकली अत्विका राज से संदर्भित किया जाता था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, आया भी एग्जाम में। आप देख सकते हैं CHSL में 2021 में क्वेश्चन आया है। सो फिर से ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा तैयार रहना है आपको कि जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, उसको डील करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ओके, so which of the following was not a type of sacrifice performed by kings in ancient India to establish their position? Okay, so प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया था? अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए किस प्रकार का बलिदान जो है वो नहीं दिया गया था? ठीक है, सो प्राचीन भारत की बात हो रही है, एंशिएंट टाइम की बात हो रही है। एंशिएंट टाइम में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया। इससे क्या समझ में आता है कि जो प्राचीन काल था, जो एंशिएंट हिस्ट्री थी, उसमें जो राजा थे वो अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत तरह के सेक्रीफाइस जो है वो किया करते थे। ठीक है, वही कह रहा है कि बलिदान दिया करते थे। इनमें से कौन सा एक बलिदान है जो उस बलिदान को संदर्भित नहीं करता है, यानी कि वो एक बलिदान नहीं है? ठीक है, वाजपेयी, ठीक है, राजसूय, अश्वमेध और मूवेंदवलम। अश्वमेध तो बहुत पॉपुलर है, इससे MCQ आ भी चुका है एग्जाम में। ठीक है, हमने किया भी था अश्वमेध, ये एक तरह का सेक्रीफाइस ही है। तो 3 ऑप्शन आपके पास बच गए, क्या ऑप्शन होगा बताइए? क्या आंसर हो जाएगा? चोला पीरियड में प्रोमिनेंट मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे, कौन? मूवेंदुवलम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ये कौन है? ये एक पोजीशन था, ठीक है, जिसका जो प्रोमिनेंट मिलिट्री ऑफिसर थे उनको कहा जाता था, और ये एक तरह का सेक्रीफाइस नहीं है। क्लियर, समझ में आ गई चीज़ें? सो यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पता चल रहा है, क्या पता चला आपको? ये पता चला कि ये तीनों जो है एक तरह के सेक्रीफाइस हैं जो किंग्स अपने पोजीशंस को मजबूत बनाने के लिए किया करते थे। ठीक है, याद रहेगा ये सारे वाजापेय,
वाजा पेया, ये सेक्रीफाइस है। राजा सूया, और अश्वमेध तो आपने करा ही है। अश्वमेध तो आपने किया है, ठीक है। सो ये तीनों आपको याद रखना है, और इस तरह से जब भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें से भविष्य के लिए हमें जरूर उसमें से कुछ ना कुछ फैक्ट्स ऐसे महत्वपूर्ण मिलते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसको भी याद करना है। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चंस पढ़ा उसका ये केवल याद कर लिया कि हाँ ये तो है, ये जो है मोवेंदुवल्लम ये क्या है, प्रोमिनेंट मिलिट्री ऑफिसर है चोल टाइम का, नहीं केवल ये तो याद नहीं करना, ये तो आपको जानना ही है कि ये इसका आंसर होगा। इसके अलावा इन तीनों के बारे में भी जानना है, ये आपको बाकी स्टूडेंटों से डिफरेंट बनाएगा, अलग करेगा, ठीक है। और एग्जाम में ये जो फॉर्मूला है आपका, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। एवरेज पढ़ेंगे, मार्क्स नहीं आएगा, कट ऑफ पार नहीं होगा, आप इधर ही रह जाओगे। यू हैव टू क्रॉस द बाउंड्री, इन ऑर्डर टू क्रॉस द बाउंड्री यू हैव टू जंप, ओके, यू हैव टू लर्न हाउ टू जंप, ठीक है। जब कोई बैरियर हो तो उसको जंप करके ही क्रॉस करते हैं, आप उसी स्पेस में चलते चले जाएंगे तो वहाँ आपको चोट लग सकती है, तो यू नीड टू लर्न हाउ टू क्रॉस द बाउंड्री, ओके। सो दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट्स एंड फिगर, ओके। So Wakataka dynasty was directly related to which Gupta emperor? वकाटका वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से है? वकाटका वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से है? चंद्रगुप्ता वन, श्रीगुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू। सरल प्रश्न है, वकाटका डायनेस्टी का संबंध जो है किससे है? सो चंद्रगुप्ता वन, श्रीगुप्ता, समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता टू। श्रीगुप्ता को आप जानते हैं, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। सो जो भी डायनेस्टीज हैं उसके फाउंडर्स और उसके लास्ट रूलर्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। श्रीगुप्ता को जानते हैं, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, फाउंडर एंड लास्ट रूलर, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो वाकाटक वंश से संबंधित जो गुप्त सम्राट थे वो थे चंद्रगुप्ता टू, ठीक है, चंद्रगुप्ता टू, फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड, ठीक है। फाउंडर गुप्ता एम्पायर, ओके, क्लियर, समझ में आ गया। समुद्रगुप्ता के बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है जो एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है, नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो इनको कहा जाता है, इनका संदर्भित किया जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया से, किसको? समुद्रगुप्ता को, ठीक है, क्लियर है, ओके। So in which period is the first inscription example of practice of sati found? ठीक है, सो किस पीरियड में, ठीक है, किस काल में, किसके काल में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? अभिलेखीय मतलब इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, इंस्क्राइब करके उसको बताया गया है कि सती प्रथा का प्रैक्टिस होता था हिस्ट्री में, ओके। सो ये किस काल में बताया गया है? मौखरी, वर्धन, सातवाहन, गुप्त। मौखरी, वर्धन, सातवाहन और गुप्त। ईरान,
पिलर ऑफ भानुगुप्ता। भानुगुप्ता, ईरान पिलर ऑफ भानुगुप्ता। ठीक है, ईरान पिलर ऑफ भानुगुप्ता कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ईरान पिलर ऑफ भानुगुप्ता मध्य प्रदेश में कहाँ मिला ये? सो मैंने बताया आपको गुप्ता काल क्या हो जाएगा? गुप्त, गुप्त पीरियड। ओके, सो गुप्ता विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई समस्या नहीं हो रही, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ओके, याद करते चलना है। जो भी फैक्ट्स मैं यहाँ बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वैसे फैक्ट्स वगैरह हैं, वैसे तथ्य हैं जो एग्जाम में आपको तुरंत पूछे जा सकते हैं। हो सके आप इस साल का जो एग्जाम दें वहाँ पे आपको सेम क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो जाए। ओके, इसलिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है मैं क्लास में आपको बताता भी रहता हूँ कि दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू हैव वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फैक्ट्स सो दैट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, सो ऐसे फैक्ट्स को ध्यान देना है। Okay. The famous source of Gupta Empire, the Prayag Prasasti, is also known as the. क्या कह रहा है? The famous source of Gupta Empire, the famous source of Gupta Empire, the Prayag Prasasti, is also known as the. गुप्ता साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को किस रूप में भी जाना जाता है? किस रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, अहमदाबाद स्तंभ शिलालेख, बिठूर स्तंभ शिलालेख, लखनऊ स्तंभ शिलालेख। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताना है क्या आंसर होगा। प्रयाग प्रशस्ति को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो इस प्रश्न को हमने पहले भी किया था। ठीक है, और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि पहले जो प्रश्न आप किए हों उसको आप काफ़ी अच्छे से याद किए होंगे और आपको कोई परेशानी ना हो। देखो बेटा, आगे भी बहुत सारे प्रश्न आपको मिलते हैं। जब भी हम तैयारी करते हैं, जब भी हम प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, बहुत सारे ऐसे नए जो तथ्य वगैरह हैं वो हमें मिलते रहते हैं। तो इसका आपको ध्यान देना है कि जो आप याद किए हैं उसका कंटिन्यूसली रिविज़न जो है बहुत ज़रूरी है। जब लगातार रिवीजन करते रहेंगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, साथ साथ जो एडिशनल फैक्ट्स फिगर्स हैं वो भी आप याद करते चलेंगे, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा एग्ज़ाम को क्लियर करना। सो कम समय में अगर माइंड को बॉम्बार्डिंग करेंगे फैक्ट्स फिगर से कि ये सारे याद करने हैं, तो माइंड आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा एंड यू विल एंड अप मिसिंग अप योर एग्जामिनेशंस। दैट्स व्हाई आई कीप ऑन रिक्वेस्टिंग यू कि धीरे धीरे चीज़ों को करेंगे। जब धीरे धीरे करते चलेंगे तो धीरे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो जाए। ओके, सो धीरे धीरे करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस। ओके, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस आल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति। ओके, वेरी गुड। ओके, सो हु इज द गिवन द क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग द गुप्ता एरा? सो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, क्या कह रहा है? गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग द गुप्ता एरा। समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2, कुमार गुप्ता और चंद्रगुप्ता 1। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि किसको जो है श्रेय दिया जाता है गुप्त काल को स्टार्ट करने का। सो श्री गुप्ता फाउंडेड द गुप्ता डायनेस्टी एज वी नो, लेकिन गुप्त काल को प्रारंभ करने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो किसको मिलता है? द क्रेडिट ऑफ स्टार्टिंग द गुप्ता एरा गोज टू चंद्रगुप्ता 2, समुद्रगुप्ता, कुमार गुप्ता और चंद्रगुप्ता 1। यस, यू नो द आंसर, आप सभी को पता है चंद्रगुप्ता 1। काफ़ी सरल आंसर है ये। ठीक है, इट इज़ अ इजी क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। ओके,
सो अमर सिंह वॉज वन ऑफ द लिमनरीज इन द कोर्ट ऑफ, अमर सिंह किसके दरबार में तेजस्वी व्यक्तियों, मतलब जो दिग्गज व्यक्ति होते हैं उनमें से एक था। अमर सिंह किसके दरबार में एक जो दिग्गज व्यक्ति होते हैं, आप जानते हैं हर एक कोर्ट में, हर एक जो राजा महाराजा हैं अपने कोर्ट में कुछ दिग्गज व्यक्तियों का समूह बना के रखते थे जिसका वो इस्तेमाल करते थे, जिनकी नॉलेज पे वो रिलाई करते थे, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते थे, उनसे सजेशन लेते थे। तो यही पूछा गया कि अमर सिंह जो थे वो भी एक दिग्गज व्यक्तियों में से एक थे, तेजस्वी व्यक्ति थे, और वो किसके कोर्ट में कार्य करते थे। ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता 2, कुमार गुप्ता, चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता। देखिए इस तरह के कोर्ट वाले, ठीक है, किसके कोर्ट में कौन था। कोर्ट मतलब ये लिटरल मीनिंग अदालत नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि कोर्ट के जो एडवाइजर्स थे या कोर्ट के अलग अलग जो पोजीशंस होते हैं उस पोजीशंस पे जो लोग थे उनके बारे में प्रश्न जो है मैंने देखा है कि बहुत बार पूछा गया है कि किस राजा के कोर्ट में इस पोजीशन पे कौन बैठा हुआ था, या ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है जैसे अमर सिंह है किस राजा के कोर्ट में ये कार्यरत हैं। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को निश्चित मिलेंगे। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? अमर सिंह वॉज द ल्यूमरीज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता 2। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। अमर सिंह जो है बेसिकली चंद्रगुप्ता 2 के कोर्ट में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, एक दिग्गजों में से एक व्यक्ति थे। ओके, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। देखिए मैंने बोला आपको कि इस तरह के प्रश्न आते हैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ फिर से पूछा गया कि कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि। ठीक है, दरबार के कवि, सो दरबार में अलग अलग लोग होते थे अलग अलग कार्य के लिए, सो दरबारी कवि हो गए, ठीक है, एडवाइजर्स हो गए, हो सकते हैं दरबारी चिकित्सक हो सकते हैं जो इलाज करते हों। इस तरह के प्रश्न तमाम जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो आप इसका आंसर जानते होंगे, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एसएससी ने आपसे ये प्रश्न पूछा भी है। सो हेम सरस्वती, परमानंद, बाणभट्ट और श्री पूर्णा। सो इजी क्वेश्चन है, इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन को भी याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बाणभट्ट। ठीक है, सो बाणभट्ट इज द आंसर। और बाणभट्ट तो क्या थे? बेसिकली ये कोर्ट पोएट थे, किसके टाइम में? हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, कोर्ट पोएट थे, कोर्ट में रहते थे। ठीक है, और इस तरह कोर्ट के चिकित्सक भी हुआ करते थे, उनके भी नाम अभी हम लोग आगे एमसीक्यू करेंगे तो उसमें भी और भी नाम हम लोग सिमिलर देखेंगे। ओके, So Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of, okay, क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने किस की भव उपाधि धारण की थी। ठीक है, सो चंद्रगुप्त जो थे बेसिकली एक शासक थे जिन्होंने एक उपाधि हासिल की थी या अर्जित की थी, और वो काफ़ी भव्य उपाधि थी। ठीक है, अपने आप को उस नाम से वो जानते थे और लोग उनको उस नाम से जानते थे और कहलवाना पसंद करते थे। क्या नाम था वो? धर्मराज, महाराज धीराज, महाराजा और देवनम प्रिया। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? धर्मराज, महाराज धीराज, महाराजा और देवनम प्रिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो गुप्ता डायनेस्टी हमने डिस्कस किया, फाउंडेड बाय श्री गुप्ता। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी फाउंडेड बाय श्री गुप्ता। श्री गुप्ता, इनका भी एक नाम था, शॉर्ट नेम जिसको कहते थे महाराज। महाराज, ओके। और जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने कौन सा टाइटल अर्जित किया था? वो किया था महाराज धीराज, महाराजा धीराज। ऑप्शन बी। ओके, ओके। सो हु अमंग द फॉलोइंग नवरत्नास फ्रॉम चंद्रगुप्ता 2 कोर्ट्स रोट मंत्र शास्त्र?
सो कोट में आप जानते हैं ज्वेल्स से कुछ। सो हु द फॉलोइंग रत्नास फ्रॉम चंद्रगुप्ता टू कोट रॉट मंत्र शास्त्र। मंत्र शास्त्र। सो निम्नलिखित में से चंद्रगुप्ता द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से किसने, ठीक है, चंद्रगुप्त दो के जो दरबार था उसमें 9 रत्न थे, ठीक है, 9 रत्न थे, उसमें से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था, ठीक है। सो कालिदास, घटकरपर, वेताल भट्ट और अमर सिंह, ठीक है। किसने ये बुक लिखी थी, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया, ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कालिदास, घटकरपर, वेताल भट्ट और अमर सिंह। यस। सो क्या नाम है बुक का? मंत्र शास्त्र। मंत्र शास्त्र। मंत्र शास्त्र, ठीक है, यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मंत्र शास्त्र। सो ये ध्यान रखना है आपको, किसने इसको लिखा था? वेताल भट्ट ने। किसने? वेताल भट्ट ने। आपको समझ में आ रहा है किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं? जो भी वंश था उसमें जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे किसके काल में हुआ है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे, ठीक है, जो भी काल था, जो भी एम्पायर था, उसके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थे, उनके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। उस पर्सनालिटीज़ को उस एम्पायर में क्या कहा जाता है, उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर एंशिएंट मिडिवल का टाइम का अगर बात करें तो इस तरह के प्रश्न जो है आपके एंशिएंट मिडिवल में आपको देखने को मिलेंगे। मॉडर्न में तो फैक्चुअल हो जाता है, गांधी जी कब आए, ये आंदोलन कब हुआ, किसने किसने पार्टिसिपेट किया, ऑर्गेनाइजेशन किसने ओपन किया, इस तरह के तमाम प्रश्न आपको मॉडर्न में देखने को मिलेंगे। लेकिन एंशिएंट मिडिवल टाइम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके नेचर को, उसके स्वभाव को भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके स्वभाव को नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो चीज़ें आपको नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। इसलिए बहुत जरूरी है किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसको जानना। एक बार इसको आप जान जाओगे तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ओके, क्या आंसर हो जाएगा इसका? वेताल भट्ट। ओके, so the reign of Kumar Gupta, one, the son and the successor of, was one of the peace and relative inactivity। किसके पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल, किसके पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षित निष्क्रियता, रिलेटिव इनएक्टिविटी का काल था। निष्क्रियता मतलब काफ़ी एक्टिव नहीं थे, ठीक है, इनएक्टिविटीज़ थी, काफ़ी प्रोमिनेंटली चीज़ों को डील नहीं करते थे, ठीक है। तो रीन ऑफ कुमार गुप्ता वन, द सन ऑफ सक्सेसर ऑफ, वाज वन ऑफ द पीस एंड रिलेटिव इनएक्टिविटी। सो बात की जा रही है किसकी? कुमार गुप्ता वन की। पूछा क्या जा रहा है कि किसके पुत्र थे ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किसके पुत्र थे? चंद्रगुप्ता वन, स्कंदगुप्ता, चंद्रगुप्ता टू या समुद्रगुप्ता? काफ़ी सरल प्रश्न है ये। सो कुमार गुप्ता किसके पुत्र थे? ओके, कुमार गुप्ता जो थे वो किसके पुत्र थे, ये प्रश्न पूछा गया। क्या आंसर हो जाएगा? चंद्रगुप्ता टू, ठीक है। चंद्रगुप्ता को एक टाइटल था जिनको, जिसके नाम से काफी मशहूर थे ये, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ओके। सो इस तरह के तमाम प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपको बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को अच्छे से याद करना है। ओके, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच किंग वाज सोन ऑन हिज कॉइन्स एज अ वीणा प्लेयर? सो मैंने आपको पहले कहा था, देखिए कितने क्वेश्चन है, गुप्ता, मौर्य, चंद्रगुप्ता, सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो मैंने आपको कहा था इम्पोर्टेंट जो काल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एम्पायर है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मौर्य हो गया, क्वेश्चन 100% आता है। गुप्ता हो गया, 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है।
राजकुटाज हो गए, चोल्स हो गए, इन सारों के ऊपर जो है प्रश्न एग्जाम में जरूर बनते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से इन सारे एम्पायर्स को कवर करना पड़ेगा। ओके, सो विच किंग वॉज सोन ऑन हिज क्वाइंस एज ए वीना प्लेयर, किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। मतलब उन्होंने क्वाइंस जारी किए थे और उसमें उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है कि ही वॉज प्लेइंग वीणा। ओके, सो अशोका, चंद्रगुप्ता मौर्य, समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता वन। सो ये प्रश्न आपने कई बार किया होगा, एग्जाम दिए होंगे उसमें भी किया होगा और आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। ठीक है, याद नहीं है कोई बात नहीं, आज याद कर लेंगे और आज के बाद लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, आज के बाद इसको भूलना नहीं है। ठीक है, सो वीणा बजाते हुए, वीणा एक इंस्ट्रूमेंट है आप जानते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जनरली सरस्वती पूजा में सरस्वती माता के हाथ में वीणा होता है। ठीक है, और वही वीणा जो है बजाते हुए इनको दिखाया गया है। इनके जो क्वाइंस होते थे उस पर इनको फिल्माया गया है। और ये जो शासक थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था आपका क्या, समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता। ओके, सो गुप्ता एम्पायर के इंपॉर्टेंट किंग हैं समुद्रगुप्ता। और इनके जो क्वाइंस थे उस समय क्वाइंस के ऊपर वीणा बजाते हुए इनको दिखाया गया। सो आप देख रहे हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अच्छा, ये प्रश्न जो है आपके वनडे एग्जाम में ये वाले प्रश्न 50 बार पूछे जा चुके हैं। सो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस जो है वो हमेशा से बनी रहती है और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कवर करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कवर करना चाहिए। ठीक है, सो वो अगर कर पाएंगे तो चीज़ें आपके लिए सरल होगी, अच्छी होगी और एग्जाम में चीज़ों को आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, आप नहीं भूलेंगे। इसलिए लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फैक्ट्स वगैरह हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लियर है समुद्रगुप्ता? ओके, so after the victory over Sakas, who among the following adopted the title of विक्रमादित्य? सो अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया आपको विक्रमादित्य के बारे में। सो काफ़ी यूनिक प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई स्पेसिफिक आइटम है, स्पेसिफिक चीज़ है, उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे किसी काल में। स्पेसिफिक नेम है, टाइटल है, वो सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। विक्रमादित्य वाले अभी मैंने 3-4 स्लाइड पहले आपको बताया है और देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया कि शकों पे विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि जो टाइटल है वो धारण की थी विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्ता 1, चंद्रगुप्ता 2, स्कंदगुप्ता और कुमारगुप्ता 1। So Gupta period is also known as the golden period of Indian history. ठीक है, गोल्डन एज माना जाता है गुप्ता पीरियड को इंडियन हिस्ट्री का। सो शकों पे जीत के बाद जो विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की थी वो कौन थे, वो थे चंद्रगुप्ता 2। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। देखिए जो मैंने बताया था उस तरह के प्रश्न भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्नों का सही मायने में आपको अगर समझ होगी तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएंगी। अगर आप उसको कॉम्प्लेक्स करोगे, चीज़ों को अननेसेसरी वैसे चीज़ों को याद करने की कोशिश करोगे तो काफ़ी दिक्कत होगी, काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए पिनाकल के बुक में आप देखेंगे जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जो डिटेल सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं वो बेसिकली टीचर्स के निगरानी में ही तैयार होता है और टीचर्स को पता होता है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी बहुत सारे ऐसे बुक्स होते हैं जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, कंटेंट बनता है। हमारी बुक्स में टीचर्स के गाइडेंस में बुक बनती है तो टीचर्स को पता होता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उनके जो तजुर्बा है उसके एक्सपीरियंस के आधार पे जो बुक तैयार होती है। इसलिए जो भी आप चीज़ पढ़ेंगे उसमें आपको रिलेवेंट चीज़ें मिलेंगी। जिस तरह से मैं आपको यहाँ से बार बार चीज़ें जो रिलेवेंट चीज़ें हैं बार बार बता रहा हूँ, वैसी जो रिलेवेंट चीज़ें हैं आपको हमारी बुक में भी देखने को मिलेंगी। सो बुक का सही बुक का चुनाव, सही ढंग से उसको पढ़ना और उसके बाद उसको याद करना, ये सब तमाम चीज़ें हैं जो आपको अल्टीमेटली सफल बनाती हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। ओके ओके, so who among the following succeeded घटोत्कच द गुप्ता रूलर? निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना?
घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? Who among the following succeeded Ghatotkaч, the Gupta ruler? सो आप लोगों ने नाम सुना होगा घटोत्कच का, द गुप्ता रूलर. किसने सक्सीड किया इनको? इनको सक्सीड किया था चंद्रगुप्ता वन ने. ओके, चंद्रगुप्ता वन ने. ये प्रश्न पहले भी हमने किया है. सो चंद्रगुप्ता वन के समय बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जो हमें जानना चाहिए. बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए गुप्ता एम्पायर में. उनके बाद ये सारे परिवर्तन जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. विशेष रूप से इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर पे आपके अच्छे से पकड़ और ध्यान होना चाहिए. क्या हो जाएगा आंसर? चंद्रगुप्ता वन. ओके, चंद्रगुप्ता वन. सो रूलर ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ड द फेमस आयरन पिलर इन दिल्ली? दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? पल्लव, मौर्य, पुष्यभूति. पल्लव, मौर्य, पुष्यभूति. रूलर ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ड द फेमस आयरन पिलर इन दिल्ली? फेमस आयरन पिलर इन दिल्ली. ठीक है. सो क्या हो जाएगा आंसर? बहुत ईजी है. गुप्त, गुप्त, पल्लव, मौर्य और पुष्यभूति. और ये जो क्वेश्चन है ये भी बार बार रिपीट होता है, ये मैं आपको बता दूं. बहुत बार जो है ये प्रश्न रिपीट होता है. क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका गुप्ता पीरियड. ठीक है. गुप्ता पीरियड में भी किसने बनाया था? मेहरौली में ये बना था. ठीक है, दिल्ली में मेहरौली में. चंद्रगुप्ता टू. चंद्रगुप्ता टू. ठीक है, दिल्ली के मेहरौली में बना थे. चंद्रगुप्ता टू के द्वारा बनाया गया था. ओके. So which of the following offices was not held by the poet हरि सेना? निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था? सो काफ़ी सरल प्रश्न है ये. क्या आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा पद हरिसेन के पास नहीं था? द राइट आंसर विल बी नागरा श्रेष्ठी. सो नागरा श्रेष्ठी वाला जो पद था वो किसके पास नहीं था? वो पोएट जो थे, जो कवि थे हरिसेन, उसके पास नहीं था. सो आप देख रहे हैं पोएट से क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, कोट पोएट से क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, आपको क्या आएगा? आपको आएगा बेसिकली जो वैद्य होते थे, जो डॉक्टर्स होते थे, उन पे क्वेश्चन आएगा आपको. ठीक है, जो वेद्स होते हैं उन पे आता है. मिलिट्री वाले जितने स्पेशल नाम है उस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. सो ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं, अलग अलग जो एम्पायर में अलग अलग जो नाम थे, उन सारे एम्पायर्स पे क्वेश्चन बनते हैं और आपको इन सारे चीज़ों को ध्यान रखने के अच्छे से याद करना होगा. जब अच्छे से आप याद करेंगे तो निश्चित जो इसका फ़ायदा है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ आप जान गए. सो पोएट हरिसेना से के पास टाइटल क्या नहीं था? नागरा श्रेष्ठी का. ठीक है, तो इसी के साथ आज के जो प्रश्न हैं मैं समाप्त करता हूं. मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत इत्मीनान से चीज़ों को पढ़ा होगा, याद किया होगा, समझा होगा. सो इसी इत्मीनान से पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, चीज़ों को याद करते रहिए. देखेंगे कि सफलता जो है धीरे धीरे आपको ज़रूर मिलेगी. मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, रिविज़न करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए. तैयारी को कभी भी हल्के मत होने दीजिएगा. जैसे ही आपने तैयारी को थोड़ा हल्का छोड़ेंगे आप देखेंगे कि आपकी तैयारी बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी. इसलिए तैयारी को बिल्कुल भी हल्का नहीं छोड़ना है, मेहनत करते रहना है. पिनाकल का बुक का जो भी आपके पास बुक है वो मल्टीपल रिवीजन करते रहिए. सॉल्यूशन ज़रूर पढ़ना है क्योंकि सारे सॉल्यूशंस पिनाकल के जो हैं रेलिवेंट हैं, काफ़ी अच्छे हैं और आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. प्लीज़ टेक केयर. विल बी वेरी सून इन आवर नेक्स्ट क्लास.